सो वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल जिसे प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट के विंटर सेशन में। पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है और इस विंटर सेशन का अपना पहला बिल पास हो चुका है लोकसभा से। अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा एंड देन आफ्टर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के साइन होते ही ये लॉ बन जाएगा। तो ये किस टाइप का बिल है, तो याद रखना ये एक अमेंडमेंट बिल है और हम लोग बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। क्या ये कोई नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है? नहीं, ये बिल ऑलरेडी, इस बिल के बारे में ऑलरेडी हमने बात किया था 2023-24 के बजट के दौरान, जब जिस बजट को प्रेजेंट किया गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। इस बिल को 9 अगस्त 2024 में भी प्रेजेंट किया गया था, बट किसी वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया और अब ये लोकसभा से पास हो चुका है। देन आफ्टर ये राज्यसभा में जाएगा एंड देन ये कहां जाने वाला है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ये बिल क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। तो हम यहां पे कुछ एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं और इसलिए ये अमेंडमेंट बिल होने वाला है। सो न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, आपके सामने निर्मला सीतारमन जी हैं जिन्होंने इस बिल को पायलट किया है। ठीक है, आइए सबसे पहले समझेंगे न्यूज के बारे में। सो द न्यूज इज लोकसभा ने पास कर दिया है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। विंटर सेशन की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी और ये विंटर सेशन का पहला सच बिल होने वाला है। हमने बात किया था कुछ समय पहले कि इस विंटर सेशन में बहुत सारे बिल्स आएंगे इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक है, और वॉइस वोट से इसे पास किया गया। अगर मैं बिल की बात करूं तो यहां पे कुछ एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर अमेंडमेंट करने की बात करता है ये बिल। वो लॉज कौन कौन से हैं? तो देखिए टोटल 19 अमेंडमेंट्स होंगे 5 डिफरेंट एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर। पहला लॉ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1955 एंड चौथा एंड पांचवा है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एंड 1980। इन 5 एग्जिस्टिंग एक्ट या फिर लॉस के अंदर हम अमेंडमेंट लाना चाहते हैं और इसी वजह से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। टोटल 19 अमेंडमेंट्स होंगे। कितने अमेंडमेंट्स, कौन से अमेंडमेंट कितने कौन से एक्ट में होने वाला है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट होगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर 12 अमेंडमेंट्स होंगे, प्रपोज किए जा रहे हैं बेसिकली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के अंदर 2 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा रहे हैं और यहां पे 2 ईच अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा रहे हैं। कौन से वो अमेंडमेंट्स हैं? साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा रहे हैं इस बिल में, उन बातों को डिस्कस करने वाले। पूरे 19 अमेंडमेंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके जनरल नॉलेज के लिए, उन बातों को डिस्कस करेंगे। सो यहां पे सबसे पहला प्रपोजल रखा गया है ना, रीडेफिनेशन ऑफ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 14वां। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आप मेरे यहाँ पे फोर्टनाइट तक स्टे कर रहे हो, यानी कि आप 14 डेज स्टे कर रहे हो। तो अभी तक हुआ क्या करता था, आपको पता है कि हर बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कुछ कैश रिजर्व जो है वो होल्ड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, है ना। लेट्स से आज मेरे पास 100 रुपए आया, तो 100 रुपए का एक पर्टिकुलर अमाउंट, आपने पढ़ा होगा मॉनेटरी पॉलिटी टूल्स के अंदर सीआरआर, एसएलआर, तो कैश रिजर्व के फॉर्म में आपको कुछ परसेंट ऑफ अमाउंट जो है वो रिजर्व बैंक के पास होल्ड करके रखना पड़ता था या सबमिट करके रखना पड़ता था। ऐसा इसलिए कि क्योंकि कल को कोई अनफोर्सीन सिचुएशन हो गया, बैंक डूब गई, तो ऐसे केसेस में ये पैसा जो है वो काम आता है। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले बच्चा लेट्स से 1 जून को सैटरडे है, ठीक है, 1 जून को सैटरडे है, तो इस सैटरडे से लेकर 14 दिन लेट्स से भैया फ्राइडे को 14 जून हो रहा है, ठीक है। तो इस बीच के दौरान जितने भी पैसे आए बैंक के पास, जितने भी पैसे आए, लेट्स से भैया कैश रिजर्व सीआरआर चल रहा है 5%, तो उस अमाउंट का लेट्स से 100 रुपए आया, तो उस अमाउंट का 5% भैया आपको आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता, ठीक है। उसके बाद फिर 14 दिन कैलकुलेट कर लो, फ्राइडे 14 दिन यानी कि 28 हो गया, फिर 28 से कैलकुलेट कर लो 14 दिन, तो ये होता था फोर्टनाइट कैश रिजर्व, है ना।
आपको 14 दिन में क्या करना पड़ता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताना पड़ता था कि भैया मेरे पास इतना पैसा आया है, और ये पकड़िए आपका 5%, 5.5%, जो भी सीआरआर रेट चल रहा है। अब नया डेफिनेशन बोला गया है, बहुत ही ज्यादा इसे सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसमें बोला भैया 1 से 15, 16 से 30 या 31 का महीना, इस तरीके से आपको करना होगा, है ना। यानी कि मंथ में सिर्फ 2 बार आपको आरबीआई को भैया अपनी रिपोर्ट जो है वो भेजनी होगी, या व्हाटएवर परसेंट, जो परसेंट चल रहा है सीआरआर का, वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होगा। इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स है ना, उनका जो कैश रिजर्व का जो पैटर्न है, ये इसमें चेंजेस देखने को मिलने वाला है। तो दिस चेंज अफेक्ट्स हाउ बोथ शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक मेंटेन कैश रिजर्व विद द आरबीआई। तो पहला न्यूज क्या था, पहला ये था, पहला अमेंडमेंट ये था भैया कि पहले फोर्टनाइट बेसिस पे हम लोग आरबीआई के पास कैश रिजर्व रखते थे, और कैलकुलेट होता था हर 14 दिन के बेसिस पे। अगर 1 जून को सैटरडे है, वहां से लेकर फ्राइडे 14 दिन हो गया, उसके बाद फिर 14 दिन शुरू होता था 28 तारीख तक, फिर 28 के बाद अगला। अब 1 से 15, 16 से 30 या 31 का महीना है, वॉटएवर। नेक्स्ट यहां पे अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है इस पर्टिकुलर बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के अंदर। टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स के टेन्योर की बात की जा रही है। यहां पे बोला जा रहा है कि अब तक डायरेक्टर्स कैन नॉट सर्व मोर देन 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। पहले क्या हुआ करता था, पहले हुआ क्या ये करता था कि अगर किसी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन है या फिर होल टाइम चेयरमैन है, वो तो 8 साल सर्व कर सकता है एज डायरेक्टर, बट एक्सक्लूडिंग दैट कोई भी डायरेक्टर 8 साल से ज्यादा एज डायरेक्टर सर्व नहीं करता है। मतलब और भी मेंबर्स होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। न्यू रूल में क्या कह रहा है, न्यू रूल में कह रहा है कि सभी कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जो डायरेक्टर्स है, इसकी टेन्योर अब 10 साल कर दी गई है। यानी कि चाहे आप होल टाइम डायरेक्टर हैं, चाहे आप चेयरमैन हैं, चाहे आप अदर डायरेक्टर हैं, है ना, आपकी टेन्योर 10 साल हो सकती है। ये कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। एग्जम्पशन फॉर कॉमन डायरेक्टर्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स, भैया यहां पे देखिए कॉमन डायरेक्टर्स की बात हो रही है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। पहले हुआ ये करता था कि अ डायरेक्टर ऑफ वन बैंक कैन नॉट सर्व ऑन द बोर्ड ऑफ अनदर बैंक सिवाय आरबीआई अपॉइंटेड डायरेक्टर्स को छोड़ के। यानी कि एक बैंक का डायरेक्टर, एक कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर किसी और कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर में, है ना, बोर्ड में सर्व नहीं कर पाता था सिवाय आरबीआई के द्वारा अपॉइंटेड डायरेक्टर्स। बट अब ऐसा है कि सेंटर का जो कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर है, वो स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर या उसके मेंबर के डायरेक्टर के पोस्ट पे सर्व कर सकता है, बशर्ते ये कि आप उसके मेंबर होने चाहिए। तीसरा यहां पे अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है किससे रिलेटेड, तो अर्लियर क्या होता था, लेट्स से कोई एक व्यक्ति है, मैं हूं, मेरी स्पाउस है, मेरा बच्चा है, ठीक है, और उसका उसका भैया शेयर इन अ कंपनी। यहां पे कंपनी का मतलब कोई भी बैंक, लेट्स से एसबीआई, एचडीएफसी, किसी भी बैंक में शेयर जो है वो 5 लाख, है ना, 5 लाख से ज्यादा है या 10% है भैया, है ना, 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल है। ऐसे केसेस में आप सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते थे। और ये रूल कब का था, 1968-69 का रूल था, यानी कि काफी साल पहले, लगभग 6 डिकेड पहले का ये रूल था। इस रूल को यहां पे चेंज किया गया है। कहा जा रहा है कि भैया ये जो थ्रेशोल्ड था 5 लाख का, इसे बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि 2 करोड़ के बाद अगर आपका शेयर इस पर्टिकुलर कंपनी, इन द कंपनी का मतलब यहां पे बैंक में अगर है, तो आप सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। नेक्स्ट यहां पे नॉमिनेशन रूल फॉर डिपॉजिट एंड लॉकर्स। जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो या आप लेट्स से ट्रेडिंग करते हो, तो आपको कहा जाता है कि भैया आप एक अपना नॉमिनी चूज करें। तो आप अपने पसंदीदा व्यक्ति को अपना नॉमिनी अपॉइंट कर लेते हो। अब क्या कहा जा रहा है, कोविड के दौरान क्या हुआ कि लेट्स से भैया मेरा कोई बैंक अकाउंट था एसबीआई में, मैंने मैं नॉमिनी रखा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, दोनों की डेथ हो गई कोविड में। अब ये पैसा भैया अनक्लेम्ड हो गया। अब एक रिपोर्ट में बताया गया कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ अमाउंट इतना है बैंकों के अंदर जो कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है, कोई क्लेम नहीं कर रहा है भैया। तो यहां पे प्रपोज किया गया
करंट प्रोविजन क्या है? अ सिंगल और जॉइंट डिपॉजिट होल्डर कैन अपॉइंट वन नॉमिनी। मेरा सिंगल अकाउंट है या जॉइंट अकाउंट है, दोनों केसेस में एक नॉमिनी जो है वो अपॉइंट कर सकता हूं। बट कोविड जैसे सिचुएशन को देखते हुए यहां पे प्रोविजन रखा गया है कि भैया दो चीजें, या तो आप 4 नॉमिनी अपॉइंट कर ले, 4 नॉमिनी को भैया अपॉइंट करें, ठीक है। कहें भैया लेट्स से जिसका अकाउंट है उसकी डेथ हो गई तो दूसरा व्यक्ति को मिल जाएगा, इसकी डेथ होगी तो तीसरा व्यक्ति को मिल जाएगा, इसकी डेथ होगी तो चौथा, और इसकी डेथ होगी तो पांचवा। 4 तो नॉमिनीज हो गए और एक तो भैया पेरेंट आदमी हो गया। दूसरा केस क्या है? 4 नॉमिनीज को अपॉइंट करें और ये स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर ले कि भैया मेरे डेथ के बाद, पहले व्यक्ति की डेथ के बाद दूसरे व्यक्ति को कितना शेयर मिलेगा, तीसरे को कितना शेयर मिलेगा, चौथे को कितना शेयर मिलेगा और पांचवें कितना मिलेगा। तो ये तो भैया मैं हूं, मेरी डेथ हो गई, तो यहां पे भैया इनका शेयर डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि मेरे अकाउंट में अगर 100 रुपए है तो लेट्स से मैं चाहता हूं कि इसको भैया 50% मिले, इसको 5% मिले, इसको 25% मिले, इसको रेस्ट अमाउंट मिले। तो ये भी बात यहां पे प्रपोज की गई है अमेंडमेंट के अंदर। सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट। करंट रूल ये होता था कि जितने भी अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड्स होते थे वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भेज दिए जाते थे 7 सालों के अंदर। मतलब 7 सालों में अगर कोई भी अनक्लेम्ड डिविडेंड है तो ये इस पर्टिकुलर प्रोटेक्शन फंड में चला जाता था। पर यहां पे इसके स्कोप को एक्सटेंड कर दिया गया है। शेयर्स विद अनक्लेम्ड डिविडेंड फॉर 7 consecutive years, अनपेड इंटरेस्ट और रिडम्पशन अमाउंट फॉर बॉन्ड फॉर 7 years। साथ ही साथ क्लेमेंट्स जो है वो रिट्रीव कर सकता है ये जो अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। तो जो क्लेमेंट है वो 7 साल के बाद भी यहाँ पे इस अमाउंट को रिट्रीव कर सकता है, वापस मांग सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आरबीआई ने बोला कि एग्जिस्टिंग रूल ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई डिसाइड करते थे ऑडिटर्स का रिन्यूमरेशन। बट यहां पे नए अमेंडमेंट रूल में कहा गया है कि बैंक्स के पास इंडिपेंडेंट चॉइस है टू डिसाइड द रिम्यूनरेशन ऑफ देयर ऑडिटर्स। तो ये बात भी अमेंडमेंट में प्रपोज की गई है। तो यहाँ पे की टेकअवेयर्स ऑफ द अमेंडमेंट रूल क्या है? तो द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूसेस क्रिटिकल चेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है जो कि बैंकिंग गवर्नेंस को एनहांस करेगा, एफिशिएंसी को एनहांस करेगा एंड कस्टमर इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। साथ ही साथ आप देखोगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स फॉर कैश रिजर्व एंड डायरेक्टर टेन्योर्स। मैंने आपको बताया डायरेक्टर्स के टेन्योर्स 10 साल हो सकते हैं। कैश रिजर्व से रिलेटेड बातें मैंने बोला, फोर्टनाइट ना होके 15-15 दिन का होगा। इसके बाद नॉमिनेशन को 4 दिन का कर दिया गया है। ऑडिटर सैलरी अब बैंक डिसाइड करेगी, ना ही आरबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे रिवाइज रूल रिलेटेड टू कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। कुछ निर्मला सीतारमण जी ने अचीवमेंट्स भी बताए कि भैया 2014 के बाद से हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जी ने ये साफ बात कहा है कि कोई भी मर्जर है ना नहीं होने वाला है अमंग द बैंक्स। साथ ही साथ इन्होंने बोला आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री को यहाँ पे क्रेडिट की जरूरत है अगर बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल तरीके से चलाना है ना। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जो मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज है वो पहुंच चुकी है। जो शेड्यूल कमर्शियल ब्रांचेस हैं इसकी भी संख्या 2014 में इतनी थी और अब ये इतनी हो गई है ना। जिसमें से आप देखोगे हर 5 किलोमीटर के रूरल एरियाज में आपको बैंक के ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। 68% ऑफ मुद्रा लोन्स महिलाओं को दिए गए हैं। 44% ऑफ स्वनिधि लोन्स जो है ये भी महिलाओं को दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात यहाँ पे उन्होंने कर दी। साथ ही साथ यहाँ पे 53 करोड़ मुद्रा बैंक अकाउंट्स जो है वो प्रेजेंट में फंक्शनिंग कर रही है। साथ ही साथ 1 लाख आउट ऑफ 12 लाख रूरल मुद्रा बैंकर्स जो है वो आपको महिला के तौर पे देखने को मिलेगी। एंड मुद्रा लोन अकाउंट्स में आप देखोगे इतने का डिपॉजिट देखने को मिल रहा है। सो ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल के अंदर। देखते हैं ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होगा ना, आफ्टर दैट इसे लॉ के रूप में देखा जाएगा या एक्ट के रूप में देखा जाएगा। इन चेंजेस को परमानेंटली इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। सो आई होप ये न्यूज आप सभी को कंफर्म हो गया होगा। तो इस सेशन से रिलेटेड 2 होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जो आप क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे। दिस आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। व्हेन वाज द कोऑपरेटिव एक्ट पास, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में हमने बात किया। ऑल्सो एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एंड इसे कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, ये बात भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे। आई होप आप सभी को सेशन में मजा आया होगा। मिलते हैं कल
एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।